नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। छत्तीसगढ़ में फाइनली रूप से एडीओ का यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी का शॉर्ट में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये जो है उनके विभाग की तरफ से हुए हैं, तो फिर बहुत जल्द आपको व्यापम के साइट में भी देखने को मिल जाएगा कि इनका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि फॉर्म डालने स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही साथ उसमें जो जानकारी रहता है सिलेबस के बारे में है, एज के बारे में है, योग्यता के बारे में है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास समय, जैसे कि बता रहा हूँ आपको, व्यापम के जो कैलेंडर है उसमें दिया था 15 जून 2025 को इसका एग्जाम होना है। उस दृष्टिकोण से अगर देखे जाए तो फिर ये जनवरी का लगभग आधा हो गया है ना, तो आधा जनवरी बचा है। उसके बाद जो है 5 महीने का शेष समय और बचेगा। इसका मतलब है कि आपके पास 4.5 महीने या 5 महीने का शेष समय बचा हुआ है, जिसमें आप अच्छे से तैयारी करके अपना जो सिलेक्शन है पक्का या निश्चित कर सकते हो। और अगर सिलेक्शन होना चाहते हो तो इनके लिए एक सिंपल सा आइडिया है, कुछ मत करना। आप जो है सिलेबस का एक फोटोकॉपी निकाल के रखना या अपने कॉपी में नोट करना और प्रत्येक टॉपिक को ढंग से पढ़ना। प्रत्येक जो टॉपिक है उसे ढंग से पढ़ना। बुक के माध्यम से पढ़ो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ो या गूगल के माध्यम से पढ़ो, उसे अच्छे से पढ़ना। 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना है, रिपीट करना है। बस इतना कर लिए ना तो आपका चयन होना तय है। तो इसी क्रम में है हिंदी का सामान्य ज्ञान, जो कि 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ हम लोग जो देखने वाले हैं वर्ण एवं ध्वनि को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और एक चीज और है, अगर इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है। वहां पर मैंने फ्री पीडीएफ अपलोड करके रख दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो क्या है, वर्ण का अर्थ। वर्ण का अर्थ क्या है? देखो, मुख से निकलने वाली ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वहां ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहते हैं, जिसके और कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि ध्वनि के जो मूल रूप होते हैं उसे वर्ण कहते हैं, और वर्ण के हम और कोई इसे टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी कि इसे आधा भी नहीं लिख सकते, ना उसको हम खंडित कर सकते। तो ये हो गया वर्ण। ठीक है, वर्णमाला का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। जैसे कि हम लोग एक देखते ना, देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, तो ये जितने भी लिपि है ना वो वर्णमाला का लिखित रूप में होता है। हालांकि हम लोग अभी जो है क ख ग घ लिखते हैं, हो सकता है पहले की जबान में कुछ और लिखता होगा। तो ये जो है अपनी अपनी एक वर्णमाला है, जिनका लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित समूह का समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण हैं। ठीक है, सभी वर्णों को स्वर और व्यंजन में विभाजित किया है। देखो, 52 वर्ण है, इसमें से 52 के 52 जितने भी वर्ण हैं उसमें एक तो स्वर है या फिर व्यंजन है। कहीं ना कहीं ढंग से वो स्वर और व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार जो है यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घूम जाता है, मैं अच्छे ढंग से बता रहा हूं। क्या लिखा है? स्वर। स्वरों की जो संख्या है 52 वर्ण में से स्वरों की जो संख्या है वहां 11 है। ठीक है, उसके बाद जो है 2 अयोग वह भी अगर शामिल किया जाता है, जैसे कि अम और आहा। ये जो शब्द जैसे यहां पर है ना, अम और आहा, ये अयोग वह वर्ण के अंतर्गत आता है। अगर हम इसे स्वर में शामिल करें तो फिर स्वरों की जो संख्या हो जाएगी वहां 13 है। लेकिन अगर शामिल नहीं करते हैं तो इनकी जो संख्या वहां 11 रहेगा। अब प्रश्न आता है कि सर अगर प्रश्न में दोनों ऑप्शन ही आ जाए 11 और 13 तो किसे हम सही लगाएं? तो फिर आपको सही लगाना है 11। आपको सही आंसर 11 लगाना है। अगर 11 नहीं है तब जाके आपको 13 आंसर लगाना है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है आ और आ, ई, उ, उसके बाद है ऋषि का री, उसके बाद ए, ओ और औ है। ठीक है, तो ये जितने भी है ना, ये सभी क्या है? स्वरों के प्रकार है, यानी कि ये स्वर है। अब देखते हैं व्यंजन।
व्यंजनों का अलग अलग भाग में रखा गया है। इनको जो है अलग अलग भागों में रखा गया है। इसमें देखते हैं जिसकी संख्या 33 है, जिनकी संख्या क्या है 33 है। जैसे कि इनको याद करने के लिए बहुत ही एक अच्छा सा ट्रिक है, वर्गों के हिसाब से क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये जो पांचों क्रम को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको लगभग 25 व्यंजनों के बारे में पता चल जाएगा, वो भी क्रम से। क वर्ग में क्या है, क ख ग घ अंगा। च वर्ग में च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में है प फ ब भ म। ये जितने भी वर्ण है ना, ये अपनी अपनी महत्व को दर्शाता है। मैं भी बताऊंगा नीचे में, क्योंकि जैसे कि हम बोलते हैं मुंह से, तो मुंह के कौन कौन से अंग को स्पर्श करता है, मुंह के जो बनने वाली आकृति है, ये सभी इसी के अंतर्गत दर्शाता है। इसके बाद इसी में आता है अंतःस्थ व्यंजन, जो कि य र ल व रहेगा 4। उसके बाद जो उस्म रहेगा वहां स श स और ह रहेगा। इस प्रकार से है, ठीक है। और इसी में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया 13 हो गया, फिर 33 हो गया। फिर आता है जिसकी संख्या यानी कि संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वहां 4 है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि छ त्र ज्ञ और श्र, ये जो संख्या है 4 का, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन की जो संख्या है वहां 2 है। कौन कौन से है, एक तो है ड़ा, ड़ा आ जाएगा, ठीक है, ड़ा। उसके बाद है ढा। तो ये जो 2 शब्द है वहां उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं, कहीं कहीं पर ये दोनों शब्द को ट वर्ग में रखा जाता है। जो उच्छिप्त व्यंजन है ड़ और ढ को ना ट वर्ग में रखा जाता है। इसमें यहां पर लिखा जाता है ड़ और ड। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से स्वर को और कितने भागों में बांटा गया है और व्यंजन को और कितने भागों में बांटा गया है, उन सभी के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वहां स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण आ गया। इसमें क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर देखो, वह स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, यानी कि किसी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं से ही होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि इनके अलग अलग पार्ट में रखा गया है। जैसे कि मात्रा के आधार पर अगर पूछता है ना, मात्रा के आधार पर 2 होता है। एक तो होता है ह्रस्व स्वर होता है और एक होता है दीर्घ स्वर होता है। दोस्तों ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था आ ई उ है ना, ए औ, तो ये जितने भी है जिसमें मात्रा नहीं है वहां क्या है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे कि आ ई उ और ऋषि की री, ठीक है। और दीर्घ स्वर में क्या है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 मात्रा लगता है, उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ ई उ ए ओ और, ये जितने भी शब्द है वहां दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखो यहीं पर अभी बताया था ह्रस्व स्वर है और क्या है, दीर्घ स्वर है। अब उसी में क्या जाएगा, जीभ के उपयोग के आधार पर। आप देखना इनके जो प्रकार है वो 3 प्रकार से होता है जीभ के आधार पे। एक तो है जीभ का आगे वाला भाग यानी कि अग्रज भाग, फिर आता है मध्य स्वर यानी कि मध्य भाग से निकलता है, और एक है पस स्वर यानी कि जो पीछे यानी कि जीभ के पीछे से निकलने वाला स्वर। आप ना अपने मुंह से एक बार बोल के देखना, ई ए, ये जो है आपकी जीभ के आगे वाले भाग से निकलता है। अ जो शब्द है वहां क्या है, मध्य स्वर यानी कि मध्य से निकल रहे हैं। और आ उ ओ औ, ये जितने भी शब्द है वहां पस से स्वर यानी कि पीछे से निकल रहा है, आपको खुद से महसूस होगा, ठीक है। ये हो गया।
यहाँ पर देखते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर, जैसे कि हम बोलते हैं तो मुख जो खुलता है तो हर शब्द का एक अलग अलग मतलब डिजाइन बनता है, कुछ न कुछ मतलब होता रहता है, ठीक है। तो इसका भी 4 प्रकार है, जैसे कि विवृत स्वर, तो आ शब्द अगर बोलते हैं तो वे जो है विविध स्वर के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है अर्ध विविध स्वर आता है, उसमें अ, ए, औ और ओ आ जाएगा। उसके बाद है अर्ध संवृत वृत्त जो है ए और ओ रहेगा, और संवृत स्वर के अंतर्गत ई उ आता है। तो ये हो गया मुख द्वार के खुलने के आधार पर बनता है। और इसी में आ जाएगा ओंठों की स्थिति के हिसाब से, जैसे कि हमारा होंठ है तो होंठ की स्थिति के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आवृत्ति मुखी स्वर होता है, और एक है वृत्त मुखी स्वर होता है। जैसे कि आवृत्ति मुखी में क्या हो गया, आ ई ए और ए। लेकिन वृत्त मुखी जो स्वर होता है वह उ ओ और ओ रहेगा। तो इस प्रकार से ओंठ की खुलने की स्थिति में इनके 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद है घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहां पर ना बहुत ही प्रकार है, प्रश्न अगर पूछता है तो फिर यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि अगर प्रश्न आ जाता है कि ओ जो शब्द है वहां जैसे कि पूछ देता है ओ शब्द जो है आवृत्त मुखी स्वर है कि अनुनासिक स्वर है या वृत्त मुखी स्वर है, तो ऐसे प्रश्न ज्यादातर थोड़ा सा कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है। अब चलते यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर है घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है मौखिक स्वर है और एक है अनुनासिक स्वर है। तो क्या है, पहला निर्नुनासिक जो स्वर है या मौखिक स्वर है आ ई आता है, और अनुनासिक जो स्वर है वहां औ ई आदि, यानी कि सभी जो शब्द है ना उसमें अम की मात्रा लगता है। अब आता है यहां पर व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर का बताया था आपको, बिना किसी के सहायता से उच्चारण होने वाले शब्द को स्वर कहते हैं। और यहाँ पर किसी की सहायता यानी कि कह सकते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को जो है क्या बोलते हैं, व्यंजन कहलाते हैं उसे। व्यंजन विभिन्न मतलब व्यंजन वर्ण विभिन्न प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। चलिए चलते इस व्यंजन को देखते हैं। इस श्रेणी में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धांत, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। जैसे कि मैंने बताया था व्यंजन में एक आता है स्पर्श व्यंजन, यानी कि ये हमारी मुख के जो दशा है उसको स्पर्श करता है, और इनकी जो संख्या है 25 है। जैसे कि क वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, फ वर्ग है ना। तो ये इसी मांग का है। जैसे कि यहां पर लिखा है कंठव्य व्यंजन, यानी कि ये जो इनका उच्चारण करेंगे खासकर से क वर्ग का, तो अपने गला से इनका उच्चारण होता है। जैसे कि क ख ग घ अंगा, आप खुद एक बार बोल के देखो, क ख ग घ अंगा, ये ना आपके गले से उत्पन्न होता है ये शब्दों का उच्चारण, ठीक है। दूसरा में क्या है, ये है तात्वय व्यंजन। तात्वय व्यंजन में क्या है, च वर्ग आ जाएगा, च छ ज झ इया, यानी कि हमारा जो जीभ है वहां नीचे जो दांत है यानी कि अपने जो तलवे है उसे स्पर्श करते हैं। उसके बाद है मूर्धन्य व्यंजन। तो ये जो है ट ठ ड ढ न। उसके बाद है दंतव्य व्यंजन जिसके अंतर्गत त थ द ध न आ जाएगा। और ओष्ठव्य व्यंजन यानी कि ये आपके ओंठ को स्पर्श करते हैं, दोनों ओंठ को स्पर्श करते हैं। जैसे कि प फ ब भ म, अगर आप जैसे कि ब बोलना चाहते हो तो बिना ओठ को स्पर्श किए बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो। तो यही जो है ओष्ठव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, स्वर और व्यंजन की जो बीच की स्थिति है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, जो जीभ, तालु और होंठ को परस्पर सटने से उच्चारित होते हैं किंतु कभी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जैसे कि य, र, ल,
व, ये जो स्पर्श तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। इसके बाद आ जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या है, स, फिर आ गया श, फिर आ गया स, उसके बाद हा। आप बोल के देखो यहां से क्या निकलता है, ऊष्म निकलता है, यानी कि गर्म हवा निकलता है। ठीक है। एक होता है संयुक्त व्यंजन। ये जो है देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक अक्षरों व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे कि क्या है, उदाहरण के तौर पर छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये जो है संयुक्त व्यंजन का एक उदाहरण है। 4 प्रकार के होते हैं जो कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे कि छ है यहाँ पर, तो अधक का और षटकोण के सा, तो क्या बन जाता है, छ। त्र के क्या है, अधता और र मिलकर बनता है। उसके बाद है ज्ञानिक के ज्ञा क्या है, तो ज्या का आधा और इया। इसीलिए देखना कई लोग जो है कि ज्ञान बोलते हैं, तो ज्ञान नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। और एक है स्रा का, स का आधा और र आ जाएगा, तो क्या गया, स्रा। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होता है। दोस्तों इसी में है एक उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण जीवा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, उससे मतलब स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है। जैसे कि ड और ढ, ये जो है जीभ के जो ऊपर वाले भाग है उसे स्पर्श करता है और तुरंत गिर जाता है, ड ढ। फिर आता है अंतिम का अयोग वह वर्ण। इसे जो है स्वर में भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये तो ना पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। अम और आहा, ये जो दो शब्द है वह अयोग वह वर्ण है, क्योंकि ये ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही पूर्ण व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद एवं व्यंजन के पूर्ण आते हैं, यानी कि स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आता है, इसलिए इसे अयोग वह वर्ण की श्रेणी में रखा गया है, या कभी कभी जो है इसे स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया, बहुत ही अच्छा है। एक बार, दो बार, 3 बार आप जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। एक एक पॉइंट को समझना है, तभी जाके समझ आएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार इस चीज को, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क वर्ग को व्यंजन कहा जाता है, फिर उसमें स्पर्श व्यंजन का एक अंतर्गत आता है, फिर उसमें कंठव्य व्यंजन का अंतर्गत आता है। तो ऐसे तैसे करके लगभग 3-4 ऐसे स्थान हैं जिनका उच्चारण व्यंजन के साथ होता है क वर्ग में, लेकिन चारों स्थिति में अलग अलग है। ठीक है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप को जानते हैं, ताकि इसके बारे में हम समझ सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या लिखा है, स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है, एक है अघोष ध्वनि में, है ना, एक होता है अघोष ध्वनि और एक होता है घोष ध्वनि। तो अघोष ध्वनि के अंतर्गत हर वर्ग को पहला और दूसरा व्यंजन आता है, और घोष ध्वनि में तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आते हैं। जैसे कि यहां पर है, ठीक है, ये पहला, दूसरा, ये क्या है, अघोष वर्ण है, और यहां पर तीसरा, चौथा और 5वां ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहीं पर यहां पर बोल रहे हैं। उसके बाद है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। श्वास या प्राण की मात्रा, एक होता है अल्प प्राण होता है और एक होता है महाप्राण होता है। अल्प प्राण में जिन वर्णों का उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलते हैं उसे अल्प प्राण कहते हैं, और महाप्राण में गर्म वायु के साथ हकार की ध्वनि निकलते हैं। जैसे कि अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम होते हैं। जैसे कि यहां पर बता रहा हूं आपको, है ना, ये जैसे कि 5 वर्ण हैं। अब यहां पर क्या है, 5 वर्ण में से जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण किसमें है, अल्प प्राण जो है प्रथम, तृतीय और पंचम है ना। अल्प प्राण प्रथम, तृतीय और पंचम, यहां पर जो जब भी उच्चारण करते हैं इसमें गर्म हवा निकलते हैं, सिर्फ गर्म हवा, है ना। पा, बा और मा, ये क्या है, गर्म हवा निकल रहा है।
और महाप्राण में जो गर्म वायु के साथ साथ जो हकार की ध्वनि निकलते हैं, जैसे कि फ भ, ये जो है महाप्राण हैं, जो कि दूसरे और चौथे नंबर के जो क्रम हैं इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अघोष है, घोष है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दी है वर्ण व्यवस्था के बारे में। अब चलते हैं, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है? लघुत्तम वाक ध्वनि को कहते हैं। लघुत्तम जो वाक ध्वनि है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि वर्ण कहते हैं या शब्द कहते हैं? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।